हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज का ये वीडियो जो है वो आपके साप्ताहिक एग्ज़ाम और जो है आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड और फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 20 तक सभी सवालों को देख लिया था। अब जो है हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अगर धातु बोलता तो हम लोग पारा को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अधातु बोला है इसीलिए हम लोग ब्रोमीन को सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु की संरचना के आधार पर या परमाणु के आकार के आधार पर। इसमें से आपको चयन करना है राइट आंसर का। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के आधार पर बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर जो कौन सी अधातु जो है आपको बताना है अभिक्रियाशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पोटासियम। कौन हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, यानी के। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वी की भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो तत्व यौगिक पाए जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या नहीं होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मुक्त होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। जल तो टूटेगा ही, जल टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन का मुक्त होना बिल्कुल राइट सही जवाब है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। फ्लोएम फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों की किस दिशा में होता है। यानी खाद्य पदार्थ जो सीधा सीधी, याद रखिए आप लोग, खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है पौधों के किस दिशा में होता है। तो ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। कहाँ होता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन या डायलिसिस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्राणु हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा विक्राणु। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, फल को पकाने के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी है। यानी जो फल होता है उसको पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जो है हमारा उत्तरदायी होगा। इसका सही जवाब का चयन करना है आपको। तो फलों को कौन पकाता है, ऑक्सिन पकाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है किससे, अंडाशय द्वारा, थायराइड के द्वारा, विल्सन के द्वारा या पिट्यूटरी के द्वारा। ये जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है। और फीमेल में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अंडाशय द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 में कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन पार्ट होता है उस संलयन से जो होता है उसको हम लोग कहते हैं निषेचन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये जो देख रहे हैं आप, आपको बताना है इनमें से कौन सा जनन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है इसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। ये जो निकल गया ना यहाँ पे, इसको मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं।
तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो असंजात होते हैं। क्या होता है? असंजात। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? सभी को पता है किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? यानी आपको बताना है सांप, मेंढक, घास या फिर ग्रास वेपर। देखो जो घास होता है ना वही उत्पादक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं 37 पे। 37 में कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, किस स्तर पे होता है आपको बताना है। यहाँ पर उसको स्तर बताना है। ठीक है, तो ये जो स्तर हो जाएगा तो क्या बोला है? आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है ना वो प्रथम पोषी स्तर में आता है। ठीक है, शाकाहारी क्या हो गया? प्रथम पोषी स्तर में आता है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों को क्या होता है? खाता है, घास, पत्ता, भूसा, यही सब खाता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या 38 में आपसे कह रहा है ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? यानी कि इसका सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा CFC। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। सीधा सीधा है, आप ऐसे याद कर लेना कि जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, कौन जैव ऊर्जा नहीं होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी, गोबर, कोयला, यानी जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई जीवन जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है तो वो हो जाता है जैव, और जिसमें जीवन जुड़ा हुआ नहीं होता है तो वो हो जाता है आपका अजैव। ठीक है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।